मेरे पति ने मुझे बुरखे में ही मारा था, तो मैंने उस बुरखे को उतार के सीधा जलाया। तो उस बुरखा को जलाने के बाद मुझे मेरे भाई ने मुझे मारा। मुसलमान में अच्छी औरत का एक पहचान है कि वो बुरखे में, वो घर में रहे, किसी मर्द से बात नहीं करे। एक एरिया में हम 4 अगर कास्ट में है ना, तो वहाँ पे एक दूसरे ही को लोग है ना नीचे नजरों से जैसे देखते हैं। हिंदुओं में समाज के बारे में माना जाता है कि वह पर्दे में रहती हैं, खासतौर पे मुस्लिम औरतों के बारे में कि वो पर्दे में रहती हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ ऐसी औरतों के साथ हैं मुस्लिम समाज की जो ना सिर्फ पर्दे से बाहर निकली हैं बल्कि अपने समाज की महिलाओं के न्याय के लिए, हक के लिए लगातार घूम रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। आप सबका स्वागत है। किस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग मुस्लिम समाज के लिए? इस समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं अभी? मेरा नाम नुसरत जहां और हम पटना बिहार से हैं। अभी तो सबसे बड़ा चुनौतियां ये हैं मुस्लिम समुदाय में कि उनको शिक्षा के मामले में पीछे रखा जाता है। अभी जैसा कि पूरे समाज में चल रहा है जातिगत भेदभाव, ये सभी को देखने को मिल रहा है और जहाँ तक उनको अधिकार से भी पीछे वंचित किया जा रहा है हमारे समुदाय में। तो हम लोग अभी जो समुदाय में है ना, ज़्यादातर हमने दलित और मुस्लिम समुदाय का जो ये संगठन बनाया है, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि आप लोग अपने हक और अपने अधिकार के लिए ज़्यादातर आगे आएँ, अपने अधिकार को जानें। और ये क्या नाम है, पर्दा प्रथा भी उनके बीच है ना, ये आता है, उनको रोका जाता है। तो अगर वो शिक्षित ज़्यादातर नहीं होंगी, वो अधिकार को अपने नहीं जानेंगी, वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगी, तो वो कैसे आएंगी? वो तो समाज है, घर है, सब लोग तो उनको पीछे कर रहा है। वो अब कैसे निकलेंगी, कैसे घर से बाहर अपने अधिकार को जानेंगी? तो हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर इस बातों को चर्चा करते वो अपने अधिकार को जाने और आएँ आगे। आप कब से काम कर रही हैं मुस्लिम समाज के बीच में? जी, मैं 2006 से काम कर रही हूँ। नाम बताएं। मेरा नाम रानी है और मैं ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं 2006 से महिला मुद्दों को लेके काम करती हूँ, मुस्लिम और दलित के साथ। लेकिन मुसलमानों की अगर जो बात की जाए तो मुसलमान जो महिलाएं हैं उन्हें इस तरीके से बांधा गया है कि वो किसी भी तरीके से बाहर ना निकले। पर्दा जैसा बुरखा है, बुरखे में रहे। और उसके साथ साथ ही जो धार्मिक लोग होते हैं, जैसा मौलाना होते हैं, तो जो मौलाना होते हैं वे दस्ताने, मौजे वगैरह, वो इस चीज़ को औरतें नहीं चाहती कि वो पहने, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी आ जाती है कि पितृसत्ता जो है कि जो पति कहेंगे या पिता कहेंगे या बेटा कहेंगे वो ही हमें करना है, तो इसलिए वो उस चीज़ को उसमें बन जाती है। लेकिन एक तो उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता है और अगर वह आगे बढ़ना चाहती भी हैं तो सबसे पहले तो परिवार ही उनका सहयोग नहीं करता। उसके बाद में जो आस पड़ोस वाले होते हैं मुस्लिम ही, वो उनका विरोध करते हैं। अगर जो निकल के बाहर जाती भी हैं तो बाहर से जब घर वापस आती, आ गई आज तुम्हारी बेटी, पता नहीं कहाँ गई थी, क्या करने गई थी, किस जगह गई थी, क्या तुम्हें इतना पता है? मतलब वो कह के चले जाते हैं। फिर वो सारी बातें परिवार वाले हम लोगों को सुनाते हैं, जो हमारे खुद के मतलब मानसिक तौर पे हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। इसी तरीके से हम महिला मुद्दों पे जो मीटिंगें करते हैं महिलाओं के साथ में, तो वो ये करते हैं कि आप अपने अधिकार को जानें। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में लाए। अगर हमने नहीं पढ़ाए तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना करें, क्योंकि जितना लड़का उतनी ही लड़की है। लेकिन ये समाज का जो ढांचा इस तरीके से बनाया गया है कि तुम मुस्लिम हो, सिर्फ तुम्हें पर्दे में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। मैं खुद एक मुसलमान होने के बावजूद मैं पहले बुर्का पहनती थी। मेरे साथ कुछ ससुराल में मतलब इस तरीके से समस्या हुई तो मैंने अपने बुर्का उतारा, क्योंकि मेरे पति ने मुझे बुरखे में ही मारा था। तो मैंने उस बुरखे को उतार के सीधा जलाया। किस लिए? कि जब मुझे उस पर्दे में नहीं इज्जत मिली तो मुझे बुर्का पहन के क्या है। तो उस बुरखा को जलाने के बाद मुझे मेरे भाई ने मुझे मारा। लेकिन मैंने यही सोचा कि पर्दा प्रथा ये बेकार है। और अगर इंसान पर्दा जो कहते हैं तो सिर्फ नज़र का पर्दा होता है, दूसरों के सम्मान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो अपने कपड़ों को ढक के, चेहरों को ढक के, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादातर जो महिलाओं के रेप केस हो रहे हैं वो बाहर तो कम, जितना परिवार में हो रहे हैं वो भाई के द्वारा हो रहे हैं, चाचा जो चचेरे भाई होते हैं चाचा के द्वारा हो रहे हैं बलात्कार, या कोई भी मामा के हो रहे हैं, कोई भी रिलेशन में है वो घर में ज़्यादा होते हैं।
मेरा खुद का मानना है कि महिलाएं, ये लड़कियां जितना बाहर सेफ रहती हैं इतना घर में नहीं रहती। तो हम ये खुद महिलाओं को ज़्यादातर ये जानने की ज़रूरत है अपने अधिकारों को कि हम मुस्लिम ज़रूर हैं, लेकिन क्या मुसलमान होना हमारी ज़िंदगी में बोलने का अधिकार नहीं है, जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम अपने घर में अपनी सहभागिता जो होती है उसके निभाने का अधिकार नहीं है? क्या हमारी सुरक्षा का अधिकार नहीं है? कहाँ है वो हमारे अधिकार? अधिकार कानून में भी सब कुछ दिया गया है, लेकिन हम लोगों तक वो पता नहीं है, जानती नहीं है। मुस्लिम महिलाएं आगे आना चाहती है, बढ़ना चाहती है। दलित और मुस्लिम की बात एक साथ होने लगी है अब, और तमाम लोग काम कर रहे हैं दलित और मुस्लिम मुद्दों पे, दोनों को एक साथ मिला के। दोनों की समस्याएं क्या एक जैसी हैं या फिर अलग अलग हैं? क्या आप लोग काम करते हुए क्या महसूस करते हैं? नहीं, अगर हम, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शमीमा परवीन, मैं 2015 से इजाज़ संस्था से जुड़ के काम कर रही हूँ मिस कम्युनिटी के ऊपर, और ज़्यादातर यूथ लड़कियों और महिलाओं के साथ। तो वहाँ पर मिस कम्युनिटी में ये मैंने जो फील्ड में सर्वे जो किया है तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी कि एक तो मुस्लिम प्रथा था कि वो मुस्लिम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अब वहाँ जाती हैं तो क्या सिखाती हैं। तो हम लोग का था कि टेक्नोलॉजी तो एक बहाना था लड़कियों को सिखाना, मेन था उनको जागरूकता करना। जैसे जेंडर के बारे में उनको पता नहीं था, जेंडर के बारे में, पितृसत्ता के बारे में, माहवारी के बारे में, नेगोशिएशन के बारे में, हास्यकरण के बारे में, इन सब मुद्दों पर मैंने 1 साल में लड़कियों को ट्रेन करते थे कि ताकि वो अपने हक के बारे में वो जान सके। तो जब लड़कियां जब आती थी माहवारी के बारे में, जैसे घर में अपनी माँ से या किसी से डिस्कस करती थी, तो वहाँ दोस्त जैसे अपनी फ्रेंड में या घर पे जाके बात करती थी, तो उनकी मम्मी लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगता था कि चलो भाई वहाँ मेरी लड़कियां जा रही तो कुछ सीख रही हैं। क्योंकि माहवारी के टाइम में ना कुछ मुद्दे ऐसे होते थे कि नए कपड़े नहीं पहना जाता है, अंधविश्वास हाँ, लगे रहते तो उसके छूत, ये नील पॉलिश लगाकर पूजा नहीं करना, नमाज नहीं पढ़ना, मंदिर नहीं जाना, ये सब उन लोगों के बीच में जो अंधविश्वास था, जो इन लोगों का जो अंधविश्वास टूटा, तो इन लोग ये सब काम करना शुरू किए। जैसे अचार भी नहीं छूना कि अचार छूने से ये खराब हो जाती है। तो ये लोग के मन में ये था, ये प्रथा जो पहले से चली आ रही थी कि ये सब काम करने से ये सब होता है। तो जब उन लोग को जागरूकता हुई, उन लोग घर में जाकर डिस्कस किया, तो कितने महिलाओं को बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स लोग भी बोले कि बहुत अच्छा है कि मेरी बेटी लोग सीख रही है। लेकिन कहीं पे चैलेंज ये भी आता है कि गलत एफयू भी जा रहा है कि गलत भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर मुस्लिम धर्म में ज़्यादातर ये देखा है कि बुर्खा पड़ता है कहीं, अच्छी और मुसलमान में अच्छी औरत का एक पहचान है कि वो बुरखे में वो घर में रहे, किसी मर्द से बात नहीं करे। अगर वो घर से जाती है कहीं तो सर से दुपट्टा पीठ, ये सारे समाज में महिलाओं की पहचान है, अच्छी महिला के चले, और मर्दों से बात नहीं करे। और अगर कोई कुछ बोले तो उसको चुपचाप से सुने। अगर हमसे बड़े जैसे जेठ हुए हैं, मामा हुए, उन लोग के सामने नहीं जाए। अच्छा, एक अब मुस्लिम समाज में भी जातिवाद घुस गया, अंधविश्वास घुस गया। कितना जातिवाद है, उसके क्या नुकसान है, किस तरीके से? जातिवाद आप परिचय दीजिए। मेरा नाम शबीना परवीन है, मैं पटना बिहार से हूँ। और जहाँ तक जातिवाद का, तो वो मुझे अपने ही समुदाय से पहले फेस करना पड़ता है। अगर एक समुदाय में या एक एरिया में हम 4 अगर कास्ट में है ना, तो वहाँ पे एक दूसरे ही को लोग है ना नीचे नजरों से देखते हैं, जैसे हिंदुओं में है। हाँ, वैसे ही अगर किसी के बारे में पूछना है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर उन्हें नहीं पता है कि हाँ वो कौन से कास्ट में जाते हैं, तो सीधे बोलते कि आपके फादर काम क्या करते हैं। अगर आप उनको फादर के काम बताते हैं तब आइडेंटिटी होती है कि अच्छा तुम इस कास्ट से बिलोंग करती हो। उसके बाद फिर वहाँ पे उन लोगों को जो देखने की जो होती है ना नजरें, वो बदल जाती हैं। तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति कैसे सुधर सकती है? क्योंकि आप लोगों को तमाम समस्याएं पता है, काम कर रही हैं, तो सुधार की गुंजाइश कितनी है, कैसे सुधरेगी? सर, सबसे पहले तो ये जो पर्दा प्रथा हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हमारे जो बैठे हुए, मतलब मुझे 4 बातें बताइए जिससे मुस्लिम औरतों की स्थिति सुधर सकती है। सबसे पहले कि अगर पर्दा प्रथा है तो उसको भी वहाँ पे उतनी वैल्यू दी जाए जैसे बाकी ड्रेसेस को दी जाती है। अगर हम कहीं पे ऑफिस में काम करते तो उस पर्दे को बोलते लोग कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं चल सकती हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारे घर के लोग होते हैं जो कहते हैं कि पर्दे में काम नहीं है तो फिर घर में बैठ जाओ। तो ये चीज़ें होती है। अगर हमें उस चीज़ को वहाँ पे कोड दे दिया जाए कि हाँ ठीक है आप इस ड्रेस में भी यहाँ पे काम करके कंफर्टेबल हो, तो शायद गार्जियन इस चीज़ की परमिशन दे कि हाँ पढ़ाई भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, बाहर भी निकल सकते हो। लेकिन उस चीज़ को लोगों ने गलत नज़रिए से दे दिया है। और क्या चीज़ें हो तो चीज़ें सुधरेंगी?
सबसे पहले उनको जानकारी शिक्षा, क्योंकि मुस्लिम में ज्यादा तक शिक्षा नहीं दिया जाता है। दीन तालीम पढ़ लिए बहुत है, इससे आगे नहीं पढ़ता है, तो उनको आगे की पढ़ाई रोक दी जाती है। और ज्यादातर मुस्लिम में ये देखा जाता है कि बाल विवाह बहुत होती है, क्योंकि उनके एज से पहले ही शादी हो जाती है। तो ऐसी शादी मैंने खुद अपनी बहन बेटी की 3 बार शादी तोड़ा चुके हैं, लेकिन चौथी बार शादी हुई जब डेट रखा गया तब हमको पता चला, ना तो और हमसे छिपा की शादी की गई, क्योंकि उसने ताकि ये शादी नहीं तोड़े। और आज वो पछता रही है कि मेरा बात मान लेती तो आज ये नहीं होता जो आज उनकी बेटी के साथ हो रहा है। एक तो शिक्षा की बात कही, फिर पर्दा प्रथा की बात कही, और क्या चीजें हो सकती हैं? उनको हर जगह बराबरी का हक मिले, तभी वो आगे मुस्लिम महिलाएं आगे आ सकेंगी। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, उनको भी बराबरी का शिक्षा मिले। अभी अगर कहा जाए तो हम लोगों के यहाँ पटना में एक जगह स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ मेरे घर की मतलब कि मेरी जो जेठानी है उनकी खुद की लड़की गई एडमिशन कराने के लिए। वहाँ ये साफ बोला गया ना कि मेरे स्कूल में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ मुस्लिम समुदाय का बच्चा नहीं पढ़ सकता और वो हिंदू समाज का बच्चा सिर्फ पढ़ेगा। वो साफ वहाँ की प्रिंसिपल क्या बोलती हैं कि यहाँ मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को मैं एडमिशन नहीं ले सकती हूँ। इसके लिए हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाया। हमारे जो संगठन था वहाँ की भी कुछ महिलाओं ने आवाज़ उठाया कि ऐसा क्यों, आप वोट टांग दीजिए कि हाँ एक ही समुदाय या एक ही धर्म का सिर्फ बच्चा रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसको भी देखा जाता कि हर जगह थोड़ा बहुत जाति किस तरीके से भेदभाव होता है मुस्लिम औरतों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, समाज के बीच में? क्या उनको सुना जाता है किराए पे घर नहीं देते लोग और तमाम तरह की चीजें? ये देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कि एक पूरा मोहल्ला है, ठीक है, और वहाँ हिंदू समाज के लोग अगर रहते हैं, वो अगर जाती हैं मकान खोजने के लिए, रहने सहने के लिए, तो अगर खाली भी हम लोग को देखने को मिला, ये फेस करने को मिला, फील्ड का अनुभव है इस तरह कि नहीं, इस तरह का यहाँ पे रूम नहीं आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय के। और अभी काम करते करते अभी जो एक कानून हमारे बीच आया है NCR का, NPR का, ये भी हम लोग को बहुत ज़्यादा फेस करने को मिला कि हम लोग जो ये बैठक करते हैं दलित और मुस्लिम समुदाय महिलाओं का जो एक ग्रुप बना हुआ, उसमें हम लोग है ना साइन जब महिलाओं का कराते हैं रजिस्ट्रेशन में, तो वो बोलती कि नहीं आप पता नहीं, मतलब वो हम लोग पर विश्वास नहीं करती है कि पता नहीं ये साइन कराकर वही कागज तो नहीं है NCR वाला, NPR वाला, भाई पता नहीं आप लोग इस कागज को सौंप देंगे। कितने महिलाएं ने वहाँ 20 से मतलब कि जो एक ग्रुप बना हुआ था उससे हट गई, नहीं हम अपने पहले पति से पूछेंगे। तो हम लोगों ने उनको हर तरह से बताया कि आप जानकार रहिए, इसको देखिए, इसको पढ़िए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमारा खुद का मानना है कि जो अगर हम दीन को मानते हैं और मानते रहेंगे, लेकिन उसमें जो सच्चाई है उस चीज को जो मौलाना सही करके बताएं तो वो सही है, लेकिन वो होता कुछ और है और पेश कुछ और किया जाता है महिलाओं के प्रति। ये तमाम समस्याएं हैं। ठीक है, कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं शुभदास, दलित।